और दोस्तों, मैं हरीश तिवारी टॉपर टेम्पल के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा स्पेशल एमपी जीके पर लेक्चर 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नर्मदा नदी के बारे में। ये वीडियो सीरीज काफ़ी लंबी जाएगी, इसलिए से मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है और आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के पार्ट 1 के बारे में। तो जल्दी से हमारे टॉपर टेम्पल अकेडमी के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सर। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और सर, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। सर, ये मैं हूँ इंजीनियर हरीश तिवारी, द फाउंडर ऑफ हरीश तिवारी क्लासेस ग्वालियर और आपकी ऑनलाइन जीएस फैकल्टी टॉपर टेम्पल एकेडमी गुना में। देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है www.toppertemple.com, वहाँ पर जाके आप हमारे सारे के सारे कंप्लीट वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। हमारे पास जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल को लेके, और साथ ही साथ में देव सर के द्वारा जितनी भी लिखी गई बुक्स हैं, जो ब्रह्मास्त्र बुक किताबें हैं एमपी की एग्जामिनेशन के लिए, वो सब की सब मिलेंगी। और जितने भी नोट्स और पीडीएफ हैं, ये सब के सब आपको हमारी वेबसाइट पे एक साथ ही मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले आज के ब्रह्मास्त्र ज्ञान की बात करता हूं, जरा समझिए, देखिए ध्यान से, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे सर, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, यहाँ पे पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बेटा, सिंपल सी बात है जो मैंने बता दी, कि जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इसे पढ़ाई के माध्यम से, एक डायरेक्शन के माध्यम से बहुत इजी कर सकते हैं। तो सोचिए, एक छोटी सी पढ़ाई है जो आपको बहुत बड़ा मुकाम दे सकती है। तो इसी ब्रह्मास्त्र ज्ञान के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो सीरीज। मैं बता दूं, देखिए सर, इसके अंदर मैंने मध्य प्रदेश पीएससी और मध्य प्रदेश व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सबको कवर किया है। और साथ ही साथ में मैं उन फैक्ट्स की भी बात करूंगा जिनके भविष्य में आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो चलिए, क्या आपने कभी ऐसी नर्मदा नदी बहती हुई देखी है? मैं गारंटी से आंसर बोलूंगा सर, आपका आंसर है नहीं। और बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिए और सीट बेल्ट लगा दीजिए, क्योंकि ये आप गलती से भी उठ नहीं पाओगे। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बांधे रखेगा और गारंटी से आपको इसके अंदर बहुत सारी बातें नहीं मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर, कि माँ नर्मदा, आप फोटो देख पाएंगे सर यहाँ पे माँ नर्मदा की। तो माँ नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नर्मदा नदी को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सर, कई लोग इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं सर कि इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पे, कि ये नदी इतनी ज्यादा पवित्र है कि उसी पवित्रता के आधार पे इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इट इज अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे पहले समय में देखिए, एक पर्वतराज हुआ करते थे जिनका नाम है मैकॉल पर्वत। उनकी यहाँ पे पुत्री थी, माफ कीजिए गलती से मैंने पत्नी बोल दिया, उनकी पुत्री थी नर्मदा माता। और नर्मदा माता का एक नाम और है जिसे बोलते हैं रेवा। तो माँ नर्मदा का एक नाम भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रेवा नदी। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पेड कोर्स के वाले जो बच्चे हैं मेरे, ये वीडियो वैसे पेड कोर्स का है, लेकिन हो सकता है कि प्रमोशन के लिए ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाए। तो जो पेड कोर्स के बच्चे हैं वो मुझे प्लीज मैसेज के जरिए बता सकते हैं, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा कि माँ नर्मदा की सवारी किसे माना गया है। तो आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं आंसर बता दूं कि माँ नर्मदा की सवारी माना गया है मगरमच्छ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए, अब बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि माँ नर्मदा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। जरा समझिए, मैं आपको एक एक बात यहाँ पे बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं ना? ओके। मध्य प्रदेश के अंदर आपको बहुत सारी पहाड़ियां नजर आएंगी, सत्य बात है सर। देखिए, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, हम ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों की जब बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है हमारी विंध्याचल और एक है हमारी सतपुड़ा। विंध्याचल पहाड़ी भी बाद में जाके तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी, जिसमें पहली पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल है। दूसरी कौन सी है? भांडेर। और तीसरी कौन सी है? कैमूर। और ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर है सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला। और सतपुड़ा की पहली पहाड़ी पड़ती है राजपीपला, दूसरी पहाड़ी है महादेव, और इसी महादेव पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़।
तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर है? महादेव पर। जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में, दक्षिणी जिलों में, दक्षिणी जिलों में, विंध्याचल में, सतपुड़ा में, सतपुड़ा पहाड़ी में। और सतपुड़ा पहाड़ी की एक और श्रृंखला है जिसे बोलते हैं मैकॉल पर्वत या मैकल पर्वत। अब जरा यहाँ पे गौर करिए, तो ये जो मैकॉल पर्वत है और जो कैमूर है, देखिए सर कहीं ना कहीं आपस में आके मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जाके जहाँ पे जिला पड़ता है अनूपपुर, पहले शहडोल जिला था लेकिन अब अनूपपुर है। तो अनूपपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक के क्षेत्र में कैमूर पहाड़ियां और मैकॉल पहाड़ियां आपस में मिल जाती हैं, और जो पहाड़ी बन गई है वो बनी है सरगुजा, जिसे बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है माँ नर्मदा। तो जरा पॉइंट्स को समझिए कि माँ नर्मदा का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? आप कहेंगे अनूपपुर जिले से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी संधि स्थल पर है। ये अनूपपुर कहाँ बसा हुआ है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी संधि स्थल पर। और यहीं पर देखिए अमरकंटक में नर्मदा कुंड है, और इसी नर्मदा कुंड से माँ नर्मदा निकलती है। तो हम देख पा रहे हैं कि अमरकंटक के नर्मदा कुंड से माँ नर्मदा निकलती है, जो पूरब से कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर। तो ये सामान्यतः देखिए मध्य प्रदेश की ऐसी नदी मानी गई है जो उल्टी दिशा में प्रवाह करती है। तो इस मैप को भैया बहुत डिटेल से समझिएगा, क्योंकि ये मैप सब चीज़ों का पापा है। आप इस मैप को नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे भैया मोबाइल पे देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप इस वीडियो की सारी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम चल देंगे यहाँ पे आगे की ओर। अब दूसरी बात समझिए, देखिए आपको मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। तो ये अमरकंटक के अंदर नर्मदा कुंड की फोटोज हैं जहां से माँ नर्मदा निकलती हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे सर यहाँ पे माँ नर्मदा का मंदिर बना हुआ है, और ये जो कुंड नजर आएगा आपको ये नर्मदा कुंड है, और इसी नर्मदा कुंड से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। तो जैसा मैंने बता दिया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर? तो ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर जाती है। कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर। तो बीच में देख पा रहे हैं सर नर्मदा नदी है। अच्छा, एक बात आप और देख पाएंगे, ऐसा देखिए ये है ऊपर कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। और नीचे कौन सी पहाड़ी है? आप कहेंगे सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। तो क्योंकि सतपुड़ा को मैंने 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया है, राजपीपला, महादेव और मैकॉल। तो ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। ये कई बार एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी वो कौन कौन सी दो पहाड़ियों के मध्य से बहती है? आप कहेंगे यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से। सर आप टेंशन ना लीजिए, देखिए जैसे ही मैं आपको पूरी नदियां पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक वीडियो को लाने वाला हूं जिसमें मैं मध्य प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो प्लीज मुझसे जुड़े रहिए। आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको टॉपर टेम्पल के द्वारा बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल से मिलेंगी। आपको इससे अच्छा मध्य प्रदेश का कंटेंट नहीं मिलने वाला। मैं मध्य प्रदेश की एग्जामिनेशन की गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एमपी के क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि सर बहुत रिसर्च करने के बाद मैं खुद ही किताब लिखने वाला हूँ मध्य प्रदेश के ऊपर, और लिख भी रहा हूँ सर। अभी तो लॉकडाउन के कारण वो पब्लिश नहीं हो पाई है, वरना मैं आपको अभी वो बुक ला के दे ही देता। तो सर मान के चलिए कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो खुद यहाँ पे एसआई में सिलेक्टेड है, बहुत सारे पेपर्स निकाले हैं हमने भी, और आपको जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ ये ट्रस्टेबल कंटेंट है, इससे बाहर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए, तो जैसा आप देख पाएंगे कि ये अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बह रही है। दूसरा पॉइंट बनता है सर इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगर मील की बात करेंगे तो 815.2 मील, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। अगर बात करें इस तरीके से, गुजरात का एक शहर पड़ता है भरूच, और गुजरात के भरूच में जाके ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, जो बाद में किस में गिरती है? अरब सागर में। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ पर जाके मिलती है? तो भरूच शहर में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है सर कि ये नदी डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। अभी मैं बताऊंगा सर कि एस्चुरी क्या होता है, डोंट वरी, आगे वाले स्लाइड में आने वाला है कि ये नदी डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। बेटा जितने बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं या भैया लैपटॉप पे देख रहे हैं, प्लीज इन सब बातों को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये।
जल्दी से बेटा, कमान फास्ट। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं फिर, देखिए आगे की ओर। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। देखिए मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के अंदर मैं बताऊंगा सर कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो पहले एक ही क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे घाटी बनी। आपको बता दूं, देखिए ये जो नर्मदा नदी है ये दो पहाड़ियों के बीच से होके जा रही है, और ये जो घाटी है इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है। आप कहेंगे भ्रंश घाटी में, जिसे इंग्लिश में बेटा कहा जाता है रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी किस घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में। और इस घाटी की जो ढलान है ये कहां से कहां पर है? आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसी कारण से ये नदी कहां से कहा जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो नर्मदा नदी देखिए दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन एक और बनेगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ब्लॉक पर्वत, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है? आंसर है सतपुड़ा। बेटा क्यों है? इसका आंसर मैं आपको जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी बताऊंगा उसमें बहुत डिटेल से दूंगा। बस ये फैक्ट अभी याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है? वह है सतपुड़ा। अब जरा इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब नदियां मैदानी क्षेत्र में बहती हैं तो अंत में पहुंच के उसकी ढलान हो जाती है कम, और इस कारण से रफ्तार हो जाती है धीमी। तो धीमी रफ्तार के कारण देखिए सर ये नदी बहुत सारी वितरकाओं में या बहुत सारी धाराओं में टूट जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। लेकिन हुआ क्या है सर कि नर्मदा नदी तो देखिए सर पहले से ही कहाँ बह रही है? ढलान पे बह रही है। और ढलान पे बहने के कारण नर्मदा नदी की रफ्तार कैसी है? धीमी है या तेज है? तो बेटा ये तेज रफ्तार से बहते हुए देखिए समुद्र में मिलती है। और जब कभी नदियां तेज रफ्तार से समुद्र में बहती हैं तो वो कभी भी फैलती नहीं है, और जिस कारण से किसका निर्माण नहीं होता? डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में ये नदी एस्चुरी क्यों बनाती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है सर ये कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में, जिसके ढलान है पूर्व से पश्चिम की ओर। और ढलान के कारण बहने से कारण इसकी रफ्तार कैसी है? तेज। और तेज रफ्तार होने से ये किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का या डेल्टा का? आप कहेंगे एस्चुरी का। तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है बेटा? डेल्टा का या एस्चुरी का? एस्चुरी का। यहाँ पे मध्य प्रदेश का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा। नर्मदा नदी कौन से दो पहाड़ियों के बीच से बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल कहाँ पर? उत्तर में। सतपुड़ा कहाँ पर? दक्षिण में। और नर्मदा नदी जिस घाटी में बहती है वो घाटी कौन सी है? भ्रंश घाटी। मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान भी कौन सा है? आप कहेंगे नर्मदा घाटी का क्षेत्र। यस। और ये नर्मदा घाटी के क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बेटा ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल से। आप जब पूरा एमपी पढ़ लोगे ना, इस वीडियो को दोबारा से पढ़ना, और गारंटी से यदि ये जितने भी बातें मैंने कही आपको एक एक बात यहाँ पे 100%, 100% यहाँ पे समझ में आने वाली है। तो बेटा आपको मैं बल्क कंटेंट दे रहा हूँ, बल्क कंटेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं देखिए सर कि मध्य प्रदेश को जितने भी एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड फैकल्टी की टीम है जो आपको मिलने वाली है हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है topperstemple@the academy या .com कर लीजिएगा। तो हमारी toppertemple.com पे जाके आपको सारे के सारे वीडियो कोर्स मिल जाएंगे। मैं इंजीनियर हरीश तिवारी, आपको एमपी का स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ ही साथ में मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा सर। बायोलॉजी की वीडियोस भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। देखिए हमारे जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे देव सर, जो उनका पूरा नाम है देव यादव, ये बहुत बड़े फेमस एक राइटर है जिन्होंने ब्रह्मास्त्र हिंदी के नाम से किताब लिखी है। और इनका वीडियो कोर्स अभी मात्र 999 रुपये में मिलने वाला है, जिसकी कीमत होती है लगभग 1800 के आसपास। देखिए अभी भी आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ कि मेरा जो एमपी का स्पेशल वीडियो कोर्स है ये 1299 का है। आपको देखिए इस कोरोना लॉकडाउन की पीरियड में ये मिलेगा मात्र 500 रुपये के अंदर। बेटा बहुत ही सस्ते वीडियो में आपको चीज़ें मिलने वाली है, और जो कंटेंट मिलेगा 500 के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैं आपको लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और मेरे 60+ वीडियो लेक्चर्स आएंगे। साइंस का मुकाबला संजीव सर जैसा कोई नहीं कर सकता पूरे एमपी के अंदर। आपको साइंस में संजीव सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी का जो कंटेंट है ये मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो बेटा आप हमारे toppertemple.com पे जाके सारी की सारी बातें यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल पे आ जाइए, आपको बहुत सारी बातें डिटेल से मिलेंगी। तो चलिए आगे की बात करते हैं, जरा समझिए। तो यहां तक की जो बातें थी ये आपको मैंने पूर्ण रूप से क्लियर बता दी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विंध्याचल, सतपुड़ा है, एस्चुरी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी बनती है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियरली कर ली है।
अब जरा यहाँ पे समझिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, मैकॉल पर्वत से निकलने के कारण इसे कहा गया है मैकॉल कन्या। तो नर्मदा नदी का एक और नाम है जिसे बोलते हैं मैकॉल कन्या। हम जब बात करेंगे स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण के अंदर इसका जो वर्णन है वो रेवा खंड में मिलता है। और देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस कवि हुए थे हमारे कालिदास। तो कालिदास की किताब थी मेघदूतम, और उसमें नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हम जब बात करेंगे तो अमरकंटक से निकलने वाली इस जो धारा है, इसे रुद्र कन्या के नाम से भी जानते हैं। और नर्मदा नदी के और भी नाम है, जैसे नामोदास, सोमोदेवी, शंकरी। देखिए, हम जब बात करेंगे शंकरी के बारे में, तो लोगों का ये कहना है कि नर्मदा के अंदर जो कण कण कंकर है वो शंकर के समान है। मतलब यहाँ पे पत्थर का भी कण कण यहाँ पे शंकर के समान है। सबसे ज्यादा शिवलिंग कहाँ मिलेंगे? नर्मदा के अंदर। और बेटा, नर्मदा के अंदर बहुत सारे गोताखोर हैं जो प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग की खोज में अक्सर जाते रहते हैं। आपको बता दूं कि छोटी सी बात है, एक मुंह बोला नाम भी है इसका। और नर्मदा नदी का एक मुंह बोला नाम है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बंदर कूदनी। अब ये बंदर कूदनी क्यों कहा जाता है, जरा समझिए। जिस तरह से बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते हैं, उसी तरह से जब नर्मदा नदी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है, तो उसकी जो धारा है ये एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे जारी है। तो देखने वालों को लगता है कि जैसे नर्मदा नदी बंदर के समान एक जगह से दूसरी जगह पे कूद रही है। और इस तरह से नर्मदा नदी का नाम पड़ जाता है कौन सा? बंदर कूदनी। तो बंदर कूदनी यदि पूछे किसका नाम है, तो आप कहेंगे किसका? मां नर्मदा का, नर्मदा नदी का। बहुत सारी बातें हैं सर, मैं बता चुका आपको कि इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सर, नर्मदा बेसिन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी जब बहती है तो उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है जहां पर उसका पानी जाता है, उसे कहते हैं नर्मदा बेसिन। और मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन का जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है, ये 98,796 वर्ग किलोमीटर का है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ही इसका मुख्य प्रभाव माना गया है। लेकिन 1% जो पानी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। लेकिन कई किताबें इसे कंसिडरेशन में नहीं लेती, तो हम भी लेके नहीं चल रहे। सॉरी। देखिए, नर्मदा नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की यह 5वीं सबसे लंबी नदी मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में लगभग 74 किलोमीटर और गुजरात में लगभग 161 किलोमीटर। और आपको बता दूं कि गुजरात के, देखिए, भरूच में जाके, यहाँ पे कहीं भरूच पड़ता है, और भरूच में जाके ये नदी किस में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। और ये खंबात की खाड़ी किस में आता है? हमारे अरब सागर के क्षेत्र में। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा समझिए। मां नर्मदा के जो दोनों तट थे, दायां और बायां तट, इसके ऊपर यहाँ पे वृक्षारोपण करने के लिए और गंदगी को रोकने के लिए, जो मैली हो रही थी ना मां नर्मदा, उसे रोकने के लिए नर्मदा सेवा यात्रा 2016 में आयोजित की गई। ये यात्रा शुरू की गई थी 11 दिसंबर 2016 का। एमपीपीएस है 2017 का क्वेश्चन है ये, कि नर्मदा सेवा यात्रा कब शुरू की गई? आप कहेंगे 11 दिसंबर 2016 को। और ये यात्रा पूर्ण की गई है 11 मई 2017 को। 144 दिन की यात्रा थी, जो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर निकली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 11 दिसंबर 2016 को। यात्रा पूर्ण कब हुई? 11 मई 2017 को। कितने जिलों से? 16 जिलों से। कितने दिवस की यात्रा थी? 144 दिनों की। कई किताबें 148 कहती हैं। क्यों कहती हैं? बता रहा हूं, डोंट वरी। क्योंकि 15 मई 2017 को एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे घोषणा की गई है, और 15 मई 2017 को इसे बनाया गया है जीवित नदी। नेक्स्ट वीडियो देखिए सर। तो गंगा नदी की तरह ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवित व्यक्ति का दर्जा मिल गया। कब मिला? मैंने बताया कि 11 मई को नर्मदा सेवा यात्रा समाप्त की गई। बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो, यस। और 15 मई 2017 को, मतलब लगभग 4 दिन बाद, तो 15 मई 2017 को इसे मिल गया है दर्जा। किसका दर्जा? आप कहेंगे जीवित व्यक्ति का दर्जा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा को भी जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 15 मई 2017 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि देश की, भारत की जो पहली जीवित नदी थी वो थी गंगा नदी। और गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा मिला था 20 मार्च 2017 को। किसके द्वारा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा।
इसमें मोहम्मद सलीम व्यक्ति थे जिन्होंने ये जनहित याचिका को दायर किया था और यहाँ पे 2 वकील थे, यहाँ पे सॉरी 2 न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति राजीव शर्मा जी और न्यायमूर्ति आलोक सिंह जी। उन्होंने इस पे फैसला सुनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। देखिए, अगर आप बात करेंगे दुनिया की जो पहली नदी है जिसे जीवित व्यक्ति का दर्जा मिला, वो थी न्यूजीलैंड की नदी। और न्यूजीलैंड की नदी है जिसका नाम है वांगानुई नदी। और वांगानुई नदी को 10 मार्च 2017 को विश्व की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो विश्व की पहली जीवित नदी कौन सी है? वांगानुई। भारत की पहली जीवित नदी कौन सी है? आप कहेंगे गंगा। और मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी कौन सी है? आप कहेंगे मां नर्मदा। चलिए, अब देखिए हुआ क्या है कि मां नर्मदा इतनी ज्यादा पवित्र है कि भारत की बहुत सारी नदियों को उसके समान माना गया है। और भारत की बहुत सारी नदियों को बहुत सारे वेदों के समान भी मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, गंगा को माना गया है ऋग्वेद के समान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना को माना गया है यजुर्वेद के समान। सरस्वती नदी को माना गया है अथर्ववेद के समान। और नर्मदा को माना गया है सामवेद के समान। चलिए, मैं बता देता हूं कि इसे सामवेद के समान क्यों मानते हैं, जरा समझिए। देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो ज्यादातर समान रूप से बहती है और मैदानी क्षेत्र में ही जाती हैं, बड़े बड़े झरनों का निर्माण नहीं करती। लेकिन मां नर्मदा देखिए सर, मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे झरनों का निर्माण करती है। और जब झरनों से पानी गिरता है सर, तो मधुर स्वर बनता है। जिस प्रकार से सामवेद के अंदर स्वरों की बात की गई है, जिस प्रकार से सामवेद के अंदर यहाँ पे धुनों की बात की गई है, ध्वनियों की बात की गई है, यहाँ पे सुंदर सुंदर कलाकृतियों की बात की गई है सर, यहाँ पे मधुर मधुर संगीत की बात की गई है। तो मां नर्मदा के किनारे आप जब खड़े होंगे तो झरनों से देखिए मधुर मधुर ध्वनियां निकलती है, संगीत निकलती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि मां नर्मदा किसके समान है? सामवेद के समान है। लेकिन मैं बता दूं सर कि पवित्रता के आधार पे मां नर्मदा का जो दर्जा है ना, वो इन तीनों नदियों से बड़ा है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए बेटा, मैंने पहले ही कहा था सीट बेल्ट बांध लेना, कमर पेटी बांध लेना, क्योंकि आप इस वीडियो को छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बातें तो किताबें बिल्कुल नहीं बताती। जरा सुनो, हम जब बात करेंगे, देखिए सर, किसी महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया पुराने समय के, हम जब बात करेंगे आदि अनादि महाकाल की बात जब मैं बात करने वाला हूं, तो सुनिए। लोग ये कहते थे कि सरस्वती तो भैया दर्शन को देती नहीं है, 2 नदियां देती है, वैसे 3 नदियां हो गई है, गंगा, यमुना और नर्मदा। सरस्वती हमारी विलुप्त हो चुकी है। तो लोगों का ये मानना है, कहना है सर, कि आप 10 बार यहाँ पे यमुना नदी में डुबकी मारेंगे तो आपके पाप धुलेंगे। अरे आप एक बार गंगा नदी में डुबकी मारोगे तो आपके पाप धुलेंगे। लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन कर लोगे तो माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही इंसान के पाप धुल जाते हैं। अरे सोचिए सर, जिस नदी के मात्र दर्शन करने से पाप धुल जाते हो, वो नदी भारत की कितनी पवित्र नदियों में से एक रही होगी। जब हमारे देश में गंगा नहीं थी, यमुना नहीं थी, तो उस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नदी बहती थी जिसका नाम है नर्मदा। आपको बता दूं, एमपी के बाद जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें ये बातें क्लियर कर दूंगा कि गंगा यमुना से पुरानी नदी है मां नर्मदा नदी। यस, तो गंगा यमुना तो बहुत बाद में आई है सर। इससे पहले भारत की सबसे पवित्र नदियों में से कोई नदी रही थी, वो मां नर्मदा थी। मैं मां नर्मदा इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि जीवित नदी है, एक माता के समान है। इसलिए आप भी यहाँ पे मेरे साथ क्या कहेंगे? मां नर्मदा कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि मां नर्मदा का जो उद्गम है वो कहां से है? आप कहेंगे अनूपपुर से। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती है? देखिए, किताबें सामान्यतः बोलती हैं 16, वैसे सही आंसर है। लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से प्रवाह होता है ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों में होता है। तो यदि कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, आप कहेंगे 16। लेकिन कितने जिलों से नर्मदा का मुख्य प्रवाह है? मेरी बात को जरा सुन लीजिए कि कितने जिलों से मां नर्मदा का मुख्य प्रवाह है, मतलब मेनली बहती है, तो आंसर है 15 जिलों से। लेकिन सीमा कितने जिलों की बनाती है? 16 जिलों की। वो जिले कौन कौन से हैं जरा समझिए। तो पहला जिला है हमारा अनूपपुर, दूसरा कौन सा है? डिंडोरी, तीसरा कौन सा है? मंडला, चौथा कौन सा है? हमारा सिवनी, पांचवा कौन सा है? जबलपुर, छठवां कौन सा है? नरसिंहपुर, सातवां रायसेन, आठवां कौन सा है? होशंगाबाद, नौवां कौन सा बेटा? सीहोर, 10वां है हरदा, 11वां है देवास, 12वां है खंडवा, 13वां है खरगोन, 14वां कौन सा है? धार, 15वां बड़वानी और 16वां कौन सा है? अलीराजपुर।
तो मध्य प्रदेश के किस जिले से यह जो नर्मदा नदी है अंतिम रूप से बहती है? अलीराजपुर से। और निकलती कहाँ से है? अनूपपुर से। ठीक है, तो ये 16 जिले हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब बात करेंगे सीहोर के बारे में, तो सीहोर से मात्र सीमा बना के निकलती है, इसलिए कई किताबें इसे नहीं मान के चलती। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रवाह कितने जिलों से माना गया है? 15 जिलों से। लेकिन सीमा कितने से बनाती है? 16 जिलों से। बेटा मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें आप प्लीज अपनी किताबों में नोट डाउन कर लीजिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ओके, माँ नर्मदा का शीतल जल है, जब मैंने भी पिया था, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि माँ नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में। मैं आपको इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, जरा समझिए। देखिए, बहुत से लोगों में मतभेद होता है, वो पूरा का पूरा मतभेद मैं क्लियर कर दूंगा। माँ नर्मदा की टोटल सहायक नदियां मानी गई हैं 43। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? 41। तो मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा की टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? आप कहेंगे 41। दो नदियां हैं जो अन्य अन्य राज्यों से मिलती हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मध्य प्रदेश में टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जबकि माँ नर्मदा की टोटल कितनी है? 43, 43। ठीक है, सुनिए। अब देखिए, हमें इसमें से 41 नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है मात्र 19। और 19 क्यों पढ़नी है? इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब एक बात को जरा और समझिए। देखिए, जब नर्मदा नदी इस तरह से बह रही है तो इसकी दिशा कहां पर है? आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? दायां हिस्सा है मां नर्मदा का। और नीचे वाला कौन सा है? बायां हिस्सा। तो ऊपर से आने वाली नदियां अलग हैं और नीचे से मिलने वाली नदियां अलग हैं। तो ऊपर से जब बात करेंगे तो हिरन, तिंदोनी, बारना, कोलार, मान, उरी, हथनी और ओरसांग, ये सभी के सभी नदियां हैं। और उत्तर से बात करेंगे तो हिरन नदी सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 188 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, हम जब बात करेंगे यहाँ पे, आगे चलिए। फिर देखिए, हम जब बात करेंगे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बंदर है, बंजर है, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंदी, गोई और करजन। बेटा ये थोड़ा गलती यहाँ पे, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, गलती है थोड़ी सी, 9 से 31 नहीं है ये, 31 है मात्र। तो ये गलती से हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, छोटी बातें थी जो आपको मैंने यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे बता दी है। चलिए, तो याद कर लीजिएगा सर कि दाएं तरफ से कौन सी है और बाएं तरफ से कौन सी है। आपको मैं आगे जाके सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अब देखिए, हम बात करेंगे माँ नर्मदा की जयंती के बारे में। जैसे मैंने बताया सर कि माँ नर्मदा को विशिष्ट महिमा के तहत यहाँ पे एक वो दिया गया है, दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो हिंदी कैलेंडर है, जिसे बोलते हैं माघ महीना, तो माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे माँ नर्मदा जयंती का अवसर किया जाता है, जिसपे जो नर्मदा के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, ये भोला गीत गाते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि कौन से गीत का आयोजन किया जाता है? आप कहेंगे भोला गीत का आयोजन किया जाता है। अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि माँ नर्मदा किनारे बसे हुए हमारे कुछ पर्यटन स्थल। देखिए, पर्यटन स्थल को मैंने इस वीडियो सीरीज में लिया है, जबकि परियोजना को मैं लूंगा यहाँ पे दूसरी वीडियो सीरीज में। तो आप मेरी बात को समझ गए हैं सर कि मैंने इसे 2 पार्ट्स में क्यों बांटा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफी लंबा वीडियो जा रहा है। लेकिन नर्मदा किनारे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसको मैंने इसी वीडियो सीरीज में कराऊंगा। जबकि हम बात करेंगे माँ नर्मदा के ऊपर बनने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, तो वो सारी की सारी योजना मैंने ली है किस पार्ट में? दूसरे पार्ट में। ठीक है, डोंट वरी। तो आपको मैं दोनों पार्ट्स बताने वाला हूँ और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंटली हैं। देखिए, यूट्यूब पर शायद मेरे ख्याल से इनमें से कोई एक लेक्चर है जो अपलोड हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा सर कौन सा लेक्चर अपलोड होता है, प्लीज, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। अब देखिए, हम जब बात करेंगे, सबसे पहले पड़ता है हमारा अमरकंटक का क्षेत्र, जो पड़ता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। अमरकंटक के क्षेत्र में मां नर्मदा का जो नाम है वो है रेवा नदी। क्या नाम है? रेवा नदी। और यहाँ पर रेवा नदी के द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे झरने बनाए जाते हैं, जिसमें कपिल धारा, दूध धारा और शंभु धारा प्रमुख है। तो कपिल धारा, दूध धारा और शंभु धारा मुख्य झरने हैं, जो किस नदी के द्वारा बनाए गए हैं? आप कहेंगे हमारी कौन सी नदी के द्वारा? यस, रेवा नदी के द्वारा। और ये रेवा नदी किसका नाम है? आप कहेंगे मां नर्मदा का नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जबलपुर के बारे में। और ये जबलपुर इंपॉर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे मां नर्मदा नदी जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इससे पहले के जो क्षेत्र है सर, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो मां नर्मदा सबसे पहले कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? आंसर है जबलपुर से। कहां से? जबलपुर से। अगर बात की जाए जबलपुर के बारे में,
तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना गया है? जबलपुर को, जिसका पुराना नाम हुआ करता था ज्वालीपट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जबलपुर में ही देखिए एक बहुत फेमस क्षेत्र है भेड़ाघाट। आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, हाँ, ऋतिक रोशन वाली। तो मोहनजोदारो मूवी के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में मगरमच्छ वाला सीन आया ना सर, वो मगरमच्छ वाले सीन की जो शूटिंग है ना, वो भेड़ाघाट में हुई थी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। और मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानों के लिए, मार्बल की चट्टानों के लिए ये जो क्षेत्र है बहुत फेमस है, जो जबलपुर जिले में आता है। तो भेड़ाघाट की जब बात करेंगे तो जबलपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर भेड़ाघाट है। और ये कहते हैं सर कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि हुआ करते थे, भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि के कारण यहाँ पे नाम पड़ा भृगु घाट। और कहते हैं कि यही भृगु घाट है जो बाद बाद में भेड़ा घाट कहलाया। यहाँ पर दो नदियां मिलती हैं, एक है बावनी नदी और दूसरी है नर्मदा नदी। तो भेड़ाघाट पर दो नदियों का संगम है, एक है बावनी नदी और दूसरी कौन सी है? नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी यहाँ पे संगमरमर की चट्टानों के बीच से निकलती है। और यहाँ पे बनने वाली जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की हैं। किसकी हैं? आर्कियन युग की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो भेड़ाघाट कहाँ पर बेटा? बहुत बढ़िया, जबलपुर में। किस ऋषि के नाम पर नाम पड़ा? भृगु ऋषि के नाम पर। इसका नाम क्या था पहले? भृगा घाट, जो बाद में क्या कहलाया? भेड़ाघाट। यहाँ पे दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां? एक है बावनी और दूसरी कौन सी है? नर्मदा। मैं मानता हूँ ये सारी बातें आपको यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखिए, यहीं पर एक बहुत फेमस एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार कहते हैं सर ना, जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पर बहुत ही सुंदर जलप्रपात है जहाँ पे लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। और यहाँ पे जब बूंदें हैं वो इस प्रकार से गिरती है कि दूध जैसी नजर आती हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा? यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जबलपुर के अंदर ही यहाँ पे माँ नर्मदा किनारे एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। बेटा कंफ्यूज मत होना, मैं बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे 64 योगिनी मंदिर है। तो माँ नर्मदा किनारे जो 64 योगिनी मंदिर है, ये कहाँ पर है? जबलपुर जिले में, जिसका निर्माण किया गया था 1155 ईस्वी में। और उसमें यहाँ पे राजा थे नरसिंह देव। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि जबलपुर के अंदर जो बनने वाला 64 योगिनी मंदिर है, इसका निर्माण कार्य किसके राजकाल में हुआ था? नरसिंह देव के कार्यकाल में। किस वर्ष में? 1155 ईस्वी में। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये मध्य प्रदेश में बहुत जगह पर 64 योगिनी मंदिर है, लेकिन हम तीन जगह की बात करते हैं। तो पहला है 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में, जो पड़ता है हमारे कहाँ पे? छतरपुर जिले में। दूसरा कौन सा है? हमारे जबलपुर में। और तीसरा कौन सा है? मुरैना में। और अब बता दो भैया, आप सबकी जो नज़र थी वो कहाँ पे थी? मुरैना जिले में। जानता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से। तो मध्य प्रदेश में जो मुरैना जिले का 64 योगिनी मंदिर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे संसद भवन की जो निर्माण कार्य है, उसकी जो रूपरेखा है, ये यहीं से ली गई है। आपको पता होगा कि यहाँ पे संसद भवन के डिजाइन करता थे एडविन लुटियंस। और एडविन लुटियंस ने इसका जो कॉपीराइट लिया था वो कहाँ से लिया था? आप कहेंगे 64 योगिनी मंदिर से। तो जो 64 योगिनी मंदिर मुरैना है, उसकी फोटो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। देखिए, कहा जाता है इसका जो निर्माण कार्य था, ये 9वीं शताब्दी में किया गया, 9वीं शताब्दी में किया गया। और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली पड़ता है, वहां पर स्थित है। इसके निर्माणकर्ता थे प्रतिहार वंश के क्षत्रिय राजा राजा देवपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 64 योगिनी मंदिर मुरैना का निर्माण किस क्षत्रिय राजा के कार्यकाल में किया गया? आप कहेंगे राजा देवपाल के कार्यकाल में। हम जब बात करेंगे तो प्राचीन समय में यहाँ पे तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करते थे, जहां पर 101 खंबे कतारबद्ध तरीके से हैं। यहाँ पर 64 कमरे हैं जहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। और यहाँ पे चबूतरा बना है जो लगभग 300 फीट ऊंचा है सर, भूमि तल से। तो ये सारी विशेषताएं मैंने बता दी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। और इसी मंदिर की रूपरेखा से हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया गया, आप देख पाएंगे सर। और संसद भवन के डिजाइन करता थे एडविन लुटियंस। तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। कोई समस्या नहीं? सर मुझे पता था। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया। बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना इस पे, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने ये सारा कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं सर कि यहाँ पे जितनी फैकल्टीज टॉपर टेम्पल एकेडमी में आपको पढ़ा रही है, दे आर हाईली एजुकेटेड।
और आपको जो कंटेंट मिलेगा ये मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। आप मेरे वीडियोस देख लीजिए 2 से 3 बार, गारंटी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भरोसा दिला रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एमपी जीके के प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने वाला हूँ। और अगर आपने मेरे साथ एमपी जीके के प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दी सर, आप मध्य प्रदेश में जुआ खेल के आइए, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है, गारंटी से। इतना मैं भरोसा दिलाता हूं कि साइंस में संजीव सर और हिंदी के अंदर, हिंदी विषय के अंदर हमारे जो देव सर हैं, इससे बड़ा आपको कोई फैकल्टी मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करने वाले हैं मंडला दुर्ग के बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा समझिए। देखिए, जबलपुर से लगभग 96 किलोमीटर दूर हमारा जिला पड़ता है मंडला, जो पुराने जमाने में माहिष्मती साम्राज्य का एक क्षेत्र हुआ करता था, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, मंडला। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक है बंजा नदी का और एक है मंडला, और एक है हमारा सॉरी नर्मदा नदी का। और उनके बीच में देखिए सर मंडला का किला है, और ये मध्य प्रदेश के सुरक्षित किलों में से एक माना गया है, क्योंकि कहते हैं इसके 3 तरफ नदी है और एक तरफ के यहाँ पे खाई है। इस किले का जो मुख्य निर्माण था ये करवाया था प्रसिद्ध गोंड राजा राजा नरेंद्र शाह के द्वारा। तो राजा नरेंद्र शाह के द्वारा मंडला के किले का निर्माण करवाया गया, जो नर्मदा नदी और बंजा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे होशंगाबाद के बारे में। बेटा, होशंगाबाद के क्षेत्र में ही नर्मदा का विस्तार सबसे ज्यादा है। और बता दूं कि देखिए सर, इसे वर्तमान में संभाग बना दिया गया है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद को ये नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। किस वर्ष में? 2008 में। ये पता होगा आप लोगों को, है ना, मैंने बताया था पहले भी कि 2008 में इसका नाम कर दिया गया है होशंगाबाद से नर्मदापुरम। खैर, वहां पर एक घाट पड़ता है सेठानी घाट, जो कहा जाता है हमारे घाटों में सबसे बड़े घाटों में से एक है। और अमावस्या और पूर्णिमा के समय यहाँ पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं ये स्नान करने के लिए आते हैं। इस घाट का निर्माण बहुत प्राचीन समय में किया गया था, जिसका निर्माण करवाया गया था यहाँ पे जानकी बाई सेठानी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेठानी घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप कहेंगे जानकी बाई सेठानी के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। नर्मदा किनारे ही देखिए सर, यहाँ पे होशंगाबाद में एक किला है जिसे बोलते हैं होशंग शाह का किला। और होशंग शाह का किला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह सफेद पत्थरों से बना किला है, जिसका निर्माण करवाया था मालवा के प्रसिद्ध शासक होशंग शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। फिर देखिए, होशंगाबाद में ही एक बहुत फेमस क्षेत्र है जिसमें एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है भाद्राबान मेला। आप देख पाएंगे सर, यहाँ पे तवा नदी और नर्मदा नदी का संगम होता है। कहाँ पर? भाद्राबान में। तो मध्य प्रदेश का जो भाद्राबान है, जो पड़ता है होशंगाबाद जिले में, यहाँ पे नर्मदा नदी और तवा नदी का संगम है। तो ये नर्मदा और तवा के संगम के लिए प्रसिद्ध है, और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की जो पहले वाली संध्या होती है, पहले वाली शाम होती है, वहां पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और खासकर यहाँ पे शिव की प्रतिमा या शिव की जो पूजा है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये फेमस क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाद्रवान कहाँ पर है? तो तवा नदी और नर्मदा नदी के संगम को क्या कहा गया है? भाद्रवान क्या कहा गया है। अब देखिए, हम बात करेंगे ओमकारेश्वर के बारे में। बहुत ही फेमस स्थल है, देखिए ध्यान से। मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है खंडवा। अब देखिए, नर्मदा नदी क्या करती है सर, यहाँ पे दो वितरकों में, दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक है हमारी नर्मदा, और इसी की एक धारा कहलाती है कावेरी। तो ये दोनों मिलकर सर क्या करते हैं? एक नदी टापू का निर्माण करते हैं। देखिए, नदी टापू का निर्माण करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी टापू कौन सा है? आप कहेंगे ओमकारेश्वर। और यहाँ पे देखिए एक ओम की आकृति में पर्वत है, और वहीं पर देखिए शिवलिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर शिवलिंग। बता दूं कि ये ओमकारेश्वर शिवलिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी गई है। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर शिवलिंग का निर्माण कौन कौन सी दो नदियों के द्वारा होता है? आप कहेंगे कावेरी, और यहाँ पे नर्मदा नदी। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने गए हैं। एक है हमारा महाकालेश्वर, जो महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है, और दूसरा कौन सा है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का एक नाम और है जिसे बोलते हैं ममलेश्वर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बता दी, देखिए ध्यान से। अब देखिए सर, यहीं पर नर्मदा किनारे एक और महत्वपूर्ण स्थान आता है जिसे बोलते हैं महेश्वर। और महेश्वर पड़ता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। अब जरा मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरा समझिए। देखिए, कहा जाता है कि महाजनपद काल की जब बात करेंगे तो 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में था जिसका नाम है अवंती जनपद। अवंती जनपद की जब बात करेंगे तो बीच में से देखिए नर्मदा नदी निकलती थी। और अवंती जनपद को 2 भाग में बांटा गया था। एक था हमारा उज्जैनी, कौन सा था? उज्जैनी, जिसकी राजधानी थी उज्जैन।
और दूसरा जनपद था हमारा महिष्मति, जिसकी राजधानी थी महेश्वर। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि उज्जैनी जनपद की राजधानी उज्जैन थी, जो नर्मदा के उत्तर में है, और महिष्मति जो जनपद था उसकी राजधानी थी महेश्वर, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा की दक्षिण में आता है। देखिए, अब जब बात की जाएगी तो महेश्वर फेमस है दो कारणों से। एक है यहाँ पे महेश्वरी साड़ियों के लिए। तो जो महेश्वरी साड़ियाँ है, मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग, जो हाथ से उद्योग होते हैं, जो हाथ से निर्माण की जाने वाली साड़ियाँ हैं, उसके लिए फेमस है। मध्य प्रदेश के दो साड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक है चंदेरी साड़ियाँ और एक है मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियाँ। तो बता दी आपको मैंने, इंपॉर्टेंट बात थी कि मध्य प्रदेश का जो महेश्वर है ये दो कारणों से फेमस है। पहला है हमारा महेश्वर में मिलने वाली महेश्वरी साड़ियाँ, और दूसरा है रानी देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मध्य प्रदेश के महेश्वर में महेश्वर का किला, महेश्वर घाट, इन सब का निर्माण करवाया था। और महेश्वर मां नर्मदा किनारे सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक माना गया है। सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भैया वो यहीं पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि महेश्वर का मुख्य निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आप कहेंगे आंसर देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। और ये कौन से जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। आप इनको तो जानते होंगे, रणवीर सिंह। नहीं सर, मैं बाजीराव की बात कर रहा हूँ, रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहे। तो बाजीराव मस्तानी में देखिए, बाजीराव का रोल निभाने वाले थे रणवीर सिंह। तो बाजीराव पेशवा का जो हम बात करेंगे, उनकी जन्म और उनकी मृत्यु दोनों मध्य प्रदेश में हुई थी। तो बाजीराव पेशवा, जो प्रथम बाजीराव पेशवा थी, इनकी मृत्यु हुई थी रावलखेड़ी में। कहाँ पे हुई थी? रावलखेड़ी में। और रावलखेड़ी पड़ता है नर्मदा किनारे, खरगोन जिले में। और यहीं पर इनके समाधि स्थल भी है। बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि बाजीराव पेशवा प्रथम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रावलखेड़ी में। और इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? इधर ही है। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। अगर बात की जाए, देखिए सर, मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे वो कौन कौन से शहर बसे हैं? देखिए सर, पहला है अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़ क्षेत्र, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, सांडिया, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मां नर्मदा किनारे बसे हुए हैं। तो बेटा, ये हमारा पार्ट एक था, जिसके अंदर देखिए मैंने आपको मध्य प्रदेश के नर्मदा के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए ऐसा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बेटा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ पे। राधे राधे।